हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एरर के बारे में डिस्कस किया था और हमने देखा था जब दो क्वांटिटीज को हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं या कुछ पावर रेंज करते हैं तो जो एरर है वो कैसे कंबाइन होता है। और हमने एक जर्नल रिजल्ट भी ऑब्टेन किया था, आपको याद हो तो उसी से रिलेटेड एक सिंपल बेहद आसान क्वेश्चन करते हैं। ये एनसीईआरटी का 2.13 क्वेश्चन है। इसमें ये दी गई है इक्वेशन p इज इक्वल टू a⁻³ b² √c इंटू डी। परसेंटेज एरर ए में दिया है 1%, बी में 3%, सी में 4% और डी में 2%। तो क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज परसेंटेज एरर इन P। इसका एक पार्ट और भी है पर वो चीज हमने अभी डिस्कस नहीं की है। तो उसने सबसे पहले पूछा परसेंटेज एरर इन P। तो P में परसेंटेज एरर निकालें तो P में परसेंटेज एरर निकालने से पहले रिलेटिव एरर जब निकालेंगे P में तो डेल्टा P बाई P इक्वल टू a⁻³ है। तो इसको कैसे लिखेंगे 3 डेल्टा A बाई A प्लस b²। इसको कैसे लिखेंगे 2 डेल्टा B बाई B प्लस c√c। डिवीजन में है तो c की पावर 1/2 तो 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा C बाई C प्लस d की पावर 1 है तो इसको लिखेंगे डेल्टा D बाई D। तो यह हमने लिख लिया रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज एरर के लिए तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा परसेंटेज एरर इन P और ये हो गया परसेंटेज एरर इन A। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पूरी टर्म को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये है रिलेटिव एरर से परसेंटेज एरर में कन्वर्सन। अब डेल्टा P बाई P ये हो गया परसेंटेज एरर इन P। तो देखिए परसेंटेज एरर इन किसके लिए है, परसेंटेज एरर इन A। दिस इज परसेंटेज एरर इन A। तो 3 इंटू परसेंटेज एरर इन A वो कितना है 1 प्लस ये है परसेंटेज एरर इन B 2 इंटू B में परसेंटेज एरर कितना है 3 प्लस 1/2 ये है परसेंटेज एरर इन C। तो C में कितना परसेंटेज एरर है 1/2 तो ये पावर मल्टीप्लाई हो गया था 4 प्लस डेल्टा D बाई D ये है परसेंटेज एरर इन D और वो कितना है 2 2 4। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 और ये हो गया 13%। आपको यहाँ पे परसेंटेज भी है तो यहाँ पे लिख देते हैं ये है परसेंटेज। तो ये परसेंटेज है। तो ये परसेंटेज एरर आ गया P में। तो P में परसेंटेज एरर कितना आया 13 या 13% भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ये 13। तो P में परसेंटेज एरर आया 13 या 13% आप कह सकते हैं। तो ये थी सिंपल प्रॉब्लम। अब हम डिस्कस करेंगे एक्यूरेसी और प्रेसिजन के बारे में। नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे एक्यूरेसी और प्रेसिजन एक जैसी ही चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिक्स में जो एक्यूरेसी है उसका अलग मीनिंग है और जो प्रेसिजन है उसका अलग मीनिंग है। एक्यूरेसी का मतलब ये है जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो वैल्यू आपने मेजर की है वो स्टैंडर्ड वैल्यू के कितना नजदीक है। जितनी ज्यादा नजदीक होगी उतनी ही एक्यूरेसी ज्यादा होगी। प्रेसिजन का मतलब ये है कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है उस एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो आपने इंस्ट्रूमेंट लिया है उस इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन कितना अच्छा है।
जितना अच्छा रिजोल्विंग इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसका प्रेसिजन भी उतना ही ज़्यादा होगा। सपोज एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है स्केल से, तो स्केल का रिजोल्यूशन होता है 0.1 सेंटीमीटर। एक किया जाता है वर्नियर कैलिपर से, वर्नियर कैलिपर का रिजोल्यूशन होता है 0.01 सेंटीमीटर। एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है स्क्रू गेज से, तो जो स्क्रू गेज है उसका रिजोल्यूशन है 0.001 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है जो स्क्रू गेज है उसका रिजोल्यूशन इन तीनों में सबसे अच्छा है। तो एक्यूरेसी की डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। Precision tells us to what resolution or limit the quantity is measured। तो हमने एग्जांपल लिया है, सपोज हमने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मापी है और जो लेंथ है उसकी हमने ट्रू वैल्यू देखी है। ट्रू वैल्यू थी उसकी 3.678 सेंटीमीटर। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो किया गया स्केल से। स्केल आपको पता है जो सिंपल सेंटीमीटर स्केल होती है, रिजोल्यूशन होता है 0.1 सेंटीमीटर, इससे कम डिस्टेंस नहीं माप सकती। तो उससे वैल्यू मेजर की वो बाई 3.5 सेंटीमीटर। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया हमने वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर जिसकी रिजोल्यूशन होती है यानी जिसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, तो उससे हमने वैल्यू मेजर की बाई 3.38 सेंटीमीटर। तो ये ट्रू वैल्यू है। ये वैल्यू मापी गई पहले एक्सपेरिमेंट से, ये वैल्यू मापी गई दूसरे एक्सपेरिमेंट से। तो आप कंपैरिजन करें और बताएं कि ये जो हमने दोनों एक्सपेरिमेंट से जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उसमें कौन सी वैल्यू ज़्यादा प्रेसाइज है, कौन सी वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है। तो यदि हम बात करें एक्सपेरिमेंट की, तो यहाँ पर लिखें एक्सपेरिमेंट 1। तो एक्सपेरिमेंट 1 ये है, ये एक्सपेरिमेंट 1। तो एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 का कंपैरिजन करें तो एक्सपेरिमेंट 1 की वैल्यू देखिए ट्रू वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक है और ये 3.6 के ज़्यादा नज़दीक है एज कंपेयर टू 3.38। सो एक्सपेरिमेंट 1 इज मोर एक्यूरेट। मोर एक्यूरेट। प्रेसिजन के बारे में बात करें तो प्रेसिजन इसका ज़्यादा है क्योंकि ये किया गया वर्नियर कैलिपर से और इसका प्रेसिजन कम है। सो एक्सपेरिमेंट 1 इज मोर एक्यूरेट, लेस प्रिसाइज। और एक्सपेरिमेंट 2 के बारे में बात करें तो एक्सपेरिमेंट 2 देखिए, एक्सपेरिमेंट 2 जो है ये एक्सपेरिमेंट 2, तो ये एक्यूरेसी कम है इसकी, इट इज लेस एक्यूरेट, लेस एक्यूरेट। और प्रेसाइज पहले वाले से ज्यादा है, मोर प्रेसाइज। तो ये थी एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन सिंपल वे। सिग्निफिकेंट फिगर, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और वैल्यू मेजर करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की, तो उस वैल्यू को हम जब एक्सप्रेस करते हैं तो एक साइंटिफिक नोटेशन हम यूज करते हैं ताकि कंफ्यूजन न हो कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली है क्या, सपोज मैंने ये जो चौक है इस चौक की लेंथ मापी, मीटर सेंटीमीटर स्केल यूज की सपोज, और सेंटीमीटर स्केल से जब मैंने इसकी वैल्यू मापी तो सपोज इसकी वैल्यू आई 3.5 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर तो रिलायबल है, हमें पूरा विश्वास है कि 3 सेंटीमीटर तो उसमें तो कोई चेंज हो नहीं सकता। लेकिन 3 सेंटीमीटर के बाद 3.5 सेंटीमीटर यानी जो 5 है, यानी कि हम लिखते हैं 3.5 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ मापी हमने स्केल से इस चौक की, तो 3.5। अब जो 3 है वो तो रिलायबल है, यानी हम कह सकते हैं कि ये तो है सिग्निफिकेंट फिगर, इस पर हम विश्वास कर सकते हैं। लेकिन जो 5 है वो अनरिलायबल। तो जब भी हम या इस चौक की मैं वर्नियर कैलिपर से सपोज लेंथ मापूं तो भाई
4 6। ये तो हमने मापी किससे? स्केल से। अब हमने मापी वर्नियर कैलिपर से, वही लेंथ, यही चौक है, और इसकी लेंथ पाई 3.46 सेंटीमीटर। ये स्केल से और ये वर्नियर कैलिपर से। तो आप देखिए, जो 5 था वो रिलायबल नहीं था, यहाँ पे 4 आया। अच्छा, इसमें जब हम वर्नियर कैलिपर से मापी, जब हमने लेंथ 3 रिलायबल है, 4 भी रिलायबल है, लेकिन जो 6 है वो रिलायबल नहीं है। तो जब भी हम मेजरमेंट करते हैं, किसी क्वांटिटी को मापते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, और उसकी वैल्यू को जब हम लिखते हैं, तो लिखते समय जो रिलायबल डिजिट है वो प्लस जो फर्स्ट रिलायबल डिजिट है, तो इसमें रिलायबल डिजिट हो गए 2, और ये फर्स्ट रिलायबल फर्स्ट अनसर्टेन रिजल्ट, अनसर्टेन डिजिट, इनको मिला के जो फिगर होते हैं उनको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर। तो जब हमने स्केल से मापी लेंथ, तो आप देखिए 3 रिलायबल है, और जो फर्स्ट अनरिलायबल है, यानी जो अनसर्टेन डिजिट है, जो पहला, इसके बाद वाले हम नहीं लेंगे, जो पहला अनसर्टेन डिजिट है वो प्लस जो रिलायबल डिजिट है वो, तो इनको जोड़ेंगे, तो जोड़ने पे जो टोटल डिजिट होंगे उनको कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। सो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? द रिलायबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर। तो इनको कैसे डिटरमाइन करते हैं? इनको डिटरमाइन करने के कुछ रूल हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है? ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो कोई भी नंबर आपको दिया जाए, उसमें जितने भी डिजिट आपको दिखाई दें जीरो के अलावा, वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जीरो के अलावा कुछ भी हो, चाहे वो डेसिमल के लेफ्ट में हो, चाहे वो डेसिमल के राइट में हो, तो वो सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। सेकेंड, ऑल द जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज, इफ एट ऑल। यानी 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो होगी वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट मानी जाएगी, चाहे वो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में हो, चाहे वो डेसिमल पॉइंट के राइट में हो। सपोज मैं कोई नंबर लिखता हूं 48.308। तो अब देखिए, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 4 नॉन जीरो है, फर्स्ट रूल कहता है, सेकंड भी। तो 4 डिजिट ऐसे हैं जो नॉन जीरो है। अब नॉन जीरो जो डिजिट है उनके बीच में ये जो जीरो है, जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट इज आल्सो सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए? 5। तो ये था सेकेंड रूल। थर्ड रूल, इफ ए नंबर इज लेस देन 1, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि नंबर 1 से कम हो, तो उस पर्टिकुलर केस में, सपोज कोई नंबर ले लेते हैं जो 1 से कम है, 0.00238। इस तरह से हमने ये कोई नंबर लिया है, तो ये कह रहा है नंबर इज लेस देन 1, तो ये नंबर अपना लेस देन 1 है। तो 0 ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट है, और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो 0 है, बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन जीरो, ध्यान रहे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है, तो डेसिमल के राइट में जो 0 है, और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जो 0 है, यानी कि ये और ये, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी यदि नंबर 1 से कम हो तो ये रूल लगाना है। यदि नंबर 1 से नंबर यदि लेस देन 1 हो, यस 1 से कम हो, तो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड, मतलब डेसिमल के तुरंत बाद जो 0 आती है, और जब तक पहला नॉन जीरो डिजिट नहीं आता तब तक जो 0 है वो सारे क्या होंगी? नॉन सिग्निफिकेंट। 2 सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट है, 8 सिग्निफिकेंट है, और 2 नॉन सिग्निफिकेंट के बीच जो 0 वो भी क्या है? सिग्निफिकेंट है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4। इसमें कितने थे? 5।
फोर्थ रूल क्या कहता है, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग मतलब जो लास्ट में जो जीरो आती हैं, यदि किसी नंबर में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है और उसमें जो ट्रेलिंग जीरो है दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। सपोज मैं कोई नंबर लिखता हूँ 2000, तो 2000 में कहीं कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो आपसे पूछा जाए बताओ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो आप देखो ये 2 सिग्निफिकेंट है और ये जो तीनों जीरो है दे आर ट्रेलिंग जीरो, सो दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। The trailing zero in a number with decimal point are significant. Suppose इसी को मैं ऐसे लिख देता 2.000 सेंटीमीटर। तो इस केस में यदि डेसिमल पॉइंट है और डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो लिखी गई है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो लिखी गई, इसका मतलब ये प्रेसाइजली मापा गया है और ये जो जीरो है ये 2 तो है सिग्निफिकेंट, तो ये जीरो भी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। तो ध्यान रहे इस तरह की ये और ये आप ध्यान दें इस चीज का, डेसिमल पॉइंट के बाद जो जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज विद यूनिट। यूनिट चेंज करने पे सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा। सपोज चेंज नहीं होंगे। सपोज लेंथ हमने मापी, ये थी 2.308 सेंटीमीटर, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें, 1 2 3 4। यूनिट चेंज कर दी मैंने, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 23.08 मिलीमीटर। अगेन कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 4। माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर लिया तो ये होगा 2308, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। अगेन ये ट्रेलिंग जीरो है, नॉन सिग्निफिकेंट है। और ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो उसमें भी आप देखिए रूल लग गया, रूल नंबर 3। तो ये जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है और ये 4। अगेन सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 4। तो सिग्निफिकेंट डिजिट आपको आने चाहिए अच्छे से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और जो आपके 11th क्लास का जो एग्जाम होगा, जो मंथली एग्जाम होंगे, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछे, इस पे बेस जो न्यूमेरिकल है वो आपसे पूछा जा सकता है। जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इससे बचने के लिए हम यूज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। और उसमें जो मेजर क्वांटिटी है उसको हम 10 टू पावर में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे सपोज ये है 0.02308 मीटर, तो इसको जब हम मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो ये होगा 23.08 मिलीमीटर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.02308 ये मीटर है। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है और साइंटिफिक नोटेशन में हमें लिखना है, तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 23.08 मिलीमीटर। साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लिखेंगे तो इसको लिख देंगे 2.308, डेसिमल को इधर ला रहे हैं, तो 10⁻⁴ 10⁻⁴ से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा मिलीमीटर। तो इस तरह का जो नोटेशन हम यूज करते हैं इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। और यहाँ पे जो 10⁻⁴ है ये, दिस इज इररेलेवेंट इन डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर अगेन कितने हैं, 4, 1 2 3 4। Let us determine number of significant figure in pi. पाई एक हिस्टोरिकल नंबर है और
कई जो मैथमेटिशियन उन्होंने इसमें नंबर ऑफ डिजिट कैलकुलेट करने की कोशिश की है। तो ये 3.141592 एंड सो ऑन। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं इनफाइनाइट। रूल फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर विद अर्थमेटिक ऑपरेशन। फर्स्ट है इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो जब हम दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो सपोज मुझे डेंसिटी निकालनी है। मैंने मास माप लिया किसी ऑब्जेक्ट का, उसकी वॉल्यूम माप ली, ये मास और ये वॉल्यूम विद प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। तो जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, तो जो क्वांटिटी जिनको हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, उसमें ये चेक करेंगे सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर किस में है। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर है इस क्वांटिटी में, और वो कितने हैं? 3। तो हमारा जो रिजल्ट है उसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे? 3, क्योंकि बाकी सिग्निफिकेंट रखने का कोई फायदा नहीं है। तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे ये रिजल्ट आएगा, ये काफी ज्यादा नंबर आ गए। तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे और कितने सिग्निफिकेंट डिजिट रखेंगे? 3, क्योंकि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है ओरिजिनल नंबर में जो इसमें शामिल है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में, तो उसमें जितने सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे रिजल्ट में भी उतने ही आएंगे। तो इसमें 4 थे, इसमें कितने हैं? 3। तो अपने रिजल्ट में कितने आने चाहिए? 3, क्योंकि सबसे कम इसमें है। तो ये रिजल्ट है 3। इसको राउंड ऑफ करके हम 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ले आएंगे। राउंड ऑफ करना भी हम सीख लेंगे अभी थोड़ी देर में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस केस में डेसिमल पॉइंट देखेंगे, या बेसिकली ये करें कि हम ये चेक करेंगे जो लीस्ट प्रेसाइज क्वांटिटी है। लीस्ट प्रेसाइज मीन जो सबसे कम डेसिमल पॉइंट तक कैलकुलेट की गई है। तो अब देखो, हमने ये मास मापा है कुछ वेरियस क्वांटिटीज का, फिर उसको हम जोड़ रहे हैं, ये अपना रिजल्ट निकालेंगे। तो जब हम इनको जोड़ रहे हैं तो इसमें 2 डेसिमल पॉइंट तक हमने एक्यूरेट प्रेसाइज निकाला, इसमें 1 डेसिमल पॉइंट तक निकाला, इसमें 3 डेसिमल पॉइंट तक निकाला है, और जब जोड़ा तो ये आ गया। तो आप देखिए, जो लीस्ट प्रेसाइज जो क्वांटिटी है, यानी जो डेसिमल पॉइंट के बाद जिसमें सबसे कम डिजिट है, तो वो ये है। इसमें डेसिमल के बाद, ये डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक है, ये 1 पॉइंट तक और ये 3 पॉइंट तक। तो सबसे ज़्यादा प्रेसाइज ये वाली क्वांटिटी सबसे ज़्यादा प्रेसाइज है, ये इससे कम ये है, और सबसे कम प्रेसाइज कौन सी है? वो। तो सबसे कम प्रेसाइज जो क्वांटिटी है उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं हम वहाँ तक कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें कितने हैं? 4। तो अपना जो आंसर है वो कितना तक आएगा? 4 तक। या बेसिकली ये कह लें कि जो हमारा रिजल्ट है वो कितने डेसिमल पॉइंट तक हम निकालेंगे, इसमें हम चेक करेंगे डेसिमल प्लेसेस तक। The number with least decimal places. The final result should retain as many decimal places as there are in the number with least decimal places. तो least decimal place तक ये है, और ये कितने डेसिमल पॉइंट तक? 1 पॉइंट तक। अपना जो रिजल्ट है उसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे और 1 डेसिमल पॉइंट तक। आप देखो, हमने जोड़ा गया है 663.821। तो इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, 1 और 2 को वो कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, तो ये आ जाएगा 663.8 ग्राम। तो कई बार ये जो क्वेश्चन है ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट, ऐसे डिजिट जो हमारे किसी काम के नहीं है, तो उनको यदि हम ड्रॉप करना चाहते हैं, यानी वो राउंड ऑफ करना है, तो उसके लिए क्या रूल है? यदि इनसिग्निफिकेंट डिजिट जिसको ड्रॉप करना है, यदि वो 5 से ज्यादा है, तो क्या होगा? जो इनसिग्निफिकेंट डिजिट है उससे पहले वाला जो डिजिट है उसको हम 1 बढ़ा देंगे, और यदि वो 5 से कम है जिसको हमें ड्रॉप करना है, तो उससे पहले वाला जो डिजिट है उस पर कोई चेंज नहीं करेंगे। सपोज जैसे ये पहला रूल है, इसके लिए 2.746 हमें 6 को ड्रॉप करना है। तो आप देखिए, जो 6 है वो 5 से ज़्यादा है,
5 से ज़्यादा है तो आप जब इसको ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे 4 की जगह ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है 4, ये 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा रूल 2.743, आप देखिए जिसको ड्रॉप करना वो 5 से कम है, 5 से कम है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो हम सेम रखेंगे। आप बेसिकली ये कह सकते हैं हमें ड्रॉप करना है 746, 46 है, जो 46 है वो 50 के ज़्यादा है या 40 के, तो 50 के नज़दीक है, जाहिर सी बात है हम इसको 1 इंक्रीज कर देंगे, 5 कर देंगे। तो आप देखिए 43 40 के ज़्यादा नज़दीक है, 50 के 40 के ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ पे 4 ही रहेगा। यदि इनसिग्निफिकेंट डिजिट जिसको मैं ड्रॉप करना है वो न तो 5 से ज़्यादा, नहीं यदि एग्जैक्टली 5 है तो उस केस में क्या करेंगे, फिर उसमें चेक करेंगे उससे पहले जो डिजिट है वो इवन है या ओड। यदि ओड है तो उसको 1 इंक्रीज कर देंगे और इवन है तो हम उसको सेम रखेंगे। सो दैट वाज सेकेंड चैप्टर, यूनिट एंड मेजरमेंट। अब इससे रिलेटेड कुछ जो इस चैप्टर में जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो हम सोल्व करेंगे। वैसे जो चैप्टर है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम बेसिकली इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे और जो डिफ़िकल्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उससे हम फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।